दोस्तों, आपका स्वागत है रात की कहानी। ऐसी डर भरी कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहिए। कहानियों की काल्पनिक दुनिया में आपका स्वागत है। सुनाने जा रहा हूँ एक और नई कहानी, विस्परिंग शोज। कहा जाता है कुछ लाशें ऐसी भी होती हैं जिनकी पहचान उनके चेहरों से नहीं बल्कि उनके पैरों से की जाती है, क्योंकि जिस दिन वो मरा था उस दिन उसके पैरों में जूते नहीं थे। और कहते हैं आज भी आधी रात के उन जूतों से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। दिल्ली की वो रात बड़ी ही लुभावनी थी। सड़कों को लोगों के कदमों ने पूरी तरह से ढक दिया था। आसमां अब और भी काला हो चला था। सड़कों पर ठहरी उन लाइटों की जगमगाहट ने अब सड़कों को उजागर कर दिया था। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़क पर मौजूद एक पुराने जूते का शोरूम था जिसका नाम था रॉयल स्टेप्स। कहा जाता है कि इस दुकान में रखे एक जोड़ी काले लेदर के जूते किसी को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह खुद अपने मालिक को चुनते हैं। दुकान का मालिक एक वृद्ध व्यक्ति था जिसकी नम आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर झलकता था। वो उन जूतों को सबसे ऊपर की शेल्फ में रखता था ताकि किसी भी ग्राहक की नजर उन जूतों तक ना पहुंच सके और ना ही किसी को हाथ लगाने देता था। लेकिन आज रात उसके स्टोर में एक ग्राहक आता है जिसका नाम आदित्य था। आदित्य के स्टोर में घुसते ही उसे उस दुकान का मालिक नजर नहीं आता। आदित्य आवाज लगाता है, कोई है क्या यहाँ? मुझे जूते खरीदने थे, आदित्य ने कहा। उसकी बातों का जवाब किसी ने ना दिया। आदित्य स्टोर में घूम घूम कर अपने लिए अच्छे जूते तलाश कर रहा था। आदित्य एक शू शेल्फ के पास खड़ा था और अपने लिए जूते निकाल रहा था, पर जूता एक हुक में फंसे होने के कारण आदित्य उसे जोर से खींच देता है, जिससे वो शू शेल्फ हिलने लगता है और उसके ऊपर रखे जूते आदित्य के सर पर आ गिरते हैं। लग गई। आखिर मैं आया ही क्यों इस स्टोर में? पता नहीं क्या गिरा मेरे सर पे, आदित्य ने कहा। आदित्य जब फ्लोर पर देखता है तो मानो वो जैसे मोहित सा हो जाता है। आदित्य उन जूतों को हाथ में लेता है। बस यही चाहिए मुझे, बाकी सब बेकार है, आदित्य ने कहा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? स्टोर के मालिक ने कहा। जी जी, मेरा नाम आदित्य है और मैं यहाँ जूते खरीदने आया था। मुझे ये जूते चाहिए, बताइए क्या कीमत है इसकी? स्टोर का मालिक जैसे ही उन जूतों को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुम्हें ये जूते कहाँ से मिले? ये जूते बिकाऊ नहीं है, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। ये जूते किसी के लिए नहीं है, स्टोर के मालिक ने कहा। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे बस हर कीमत पर ये जूते चाहिए। आदित्य ने जूतों की असली कीमत से 2 गुनी ज्यादा कीमत देकर वहां से चला गया। स्टोर के मालिक ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर आदित्य वहां से किसी हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। आदित्य से अब रहा नहीं जा रहा था। दुकान से थोड़ी ही दूर आने के बाद अपने जूतों को फेंककर उन नए जूतों को पहन लेता है। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ये जूते। और पता नहीं वो बूढ़ा इतनी आनाकानी क्यों कर रहा था इन्हें बेचने में। शायद और भी ज्यादा कीमत पर बेचना चाहता हो, पर अब ये मेरे पास है और ये मेरे हैं। उस रात जब आदित्य सुनसान सड़क पर अकेले चल रहा था, अचानक उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। आदित्य ने इधर उधर देखा पर उसे कोई न दिखा। वो फिर से चलने लगा। आवाज आना फिर से शुरू हो गई। उसे महसूस हुआ ये आवाज उसके नीचे से आ रही है। जैसे ही उसने देखा तो वो आवाज उसके जूतों से आ रही थी। चलो 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 चलो। वो घबरा कर रुका, पर वो जूते उसे जबरन सड़क पर चलने पर मजबूर कर रहे थे। वो चिल्लाया पर जूते उसे जमीन पर घसीट रहे थे। सड़क कंक्रीट की होने के कारण उसकी पीठ पूरी तरह से खून से लाल हो चुकी थी। वो दर्द से चीख रहा था, पर जूतों ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी थी। आदित्य ने किसी तरह लाइटनिंग पोल को पकड़ लिया था, पर जूतों ने अभी भी हार ना मानी थी। दोनों ही अपने आप को अपनी ओर खींचने लगे। माहौल पूरा खींचमतानी का हो गया था। जो ज्यादा ताकत लगाता वो आज बच जाता, पर आज लगता है कि किस्मत आदित्य के साथ ना थी। आखिरी पल में उन जूतों ने आदित्य के शरीर से उसके पैरों को अलग कर दिया और दूर कहीं गायब हो गए।
आदित्य का आधा शरीर जिससे खून पानी की तरह रिस रहा था, उसकी पेट की अतड़ियां बाहर आ चुकी थी और कुछ पल बाद उसी लाइटिंग पोल के नीचे आदित्य की डेथ हो गई। अगली सुबह लोगों को आदित्य का आधा शरीर लाइटनिंग पोल के नीचे मिला और आधा नाले के किनारे। आदित्य की लाश के चारों तरफ पुलिस थी, इस उम्मीद में कि कोई सुराग मिल जाए, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। लाश को फॉरेंसिक लैब लाया गया। पुलिस थाने के 2 कर्मचारी फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए फॉरेंसिक लैब जा पहुंचते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात डॉक्टर राजीव से होती है। डॉक्टर साहब, हमें कल के हादसे की लाश की रिपोर्ट चाहिए, पुलिस कर्मचारी ने कहा। आप दोनों कौन? डॉक्टर राजीव ने कहा। जी, मैं सब इंस्पेक्टर रजत और ये मेरा जूनियर विवेक। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव और मैंने ही इस लाश की जांच की है। तो क्या पता चला डॉक्टर राजीव आपको? डॉक्टर राजीव और रजत फॉरेंसिक लैब आ चुके होते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैंने अपनी जिंदगी में कई पोस्टमार्टम किए हैं, पर आज तक इतना भयानक मर्डर नहीं देखा जहां कोई किसी को इतनी बुरी तरह मार सकता है, डॉक्टर राजीव ने कहा। लाश के शरीर पर कोई जबरदस्ती और चोट के निशान नहीं मिले हैं, बस मुझे इसकी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव मिला है, डॉक्टर राजीव ने कहा। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? रजत ने कहा। मेरे कहने का मतलब है कि इसके शरीर को किसी चीज या हथियार से काटा नहीं गया है, मानो इसके शरीर को खींचकर इसके पैरों से अलग कर दिया गया हो, डॉक्टर राजीव ने कहा। बट डॉक्टर, हाउ इज दिस पॉसिबल? किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो ऐसा कर सके, रजत ने कहा। सर, अब तो ये केस और भी उलझता जा रहा है, विवेक ने कहा। सब इंस्पेक्टर रजत ने कुछ ना कहा, वो चुपचाप खड़े थे। वो इस केस में पूरी तरह से उलझ चुके थे। ये शायद रजत की जिंदगी का पहला ऐसा केस था जिसमें रजत को इस केस को हल करने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगली सुबह एक और लाश मिलती है सड़क पर। उसे भी उसी अंदाज में मारा गया था जैसे पिछली लाश को मारा गया था। ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी कि जो भी देर रात तक सड़कों पर रहता है उसकी लाश अगली सुबह मिलती है, जिसका बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया होता है। उसके शरीर से उसके दोनों पैरों को अलग कर दिया जाता है और दोनों ही शरीर के अंग अलग अलग जगह पाते हैं। लोगों ने तो अब अपने घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि उनके घरों के बाहर से किसी के जूतों के चलने की आवाज आती है। ऐसे ही कई दिन और रात गुजरती गई, पर पुलिस के हाथ कुछ ना आया। सर, अब ये केस हमारे हाथों से निकल चुका है, विवेक ने कहा। बहुत खोजने के बाद जब कातिल का पता नहीं चलता तो सब इंस्पेक्टर रजत फेमस डिटेक्टिव बोरिस की मदद मांगने का फैसला कर लेते हैं। खबर मिलते ही डिटेक्टिव बोरिस अपने शागिर्द विलियम के साथ सीधे पुलिस स्टेशन चले आते हैं। अब तुमने क्या करते डिटेक्टिव बोरिस, जिसके लिए हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ रहा है? तभी आवाज में विलियम ने कहा। जी, हमें सब इंस्पेक्टर रजत से मिलना है, डिटेक्टिव बोरिस ने कांस्टेबल से कहा। उनका ऑफिस सामने है, कांस्टेबल ने कहा। जी, मैं डिटेक्टिव बोरिस और ये मेरा शागिर्द विलियम, डिटेक्टिव बोरिस ने हाथ मिलाते हुए कहा। ये क्या? ये तो खाली है, सिवाय कोरे कागज के यहाँ कुछ नहीं है, हैरानी भरी नजरों से विलियम ने सब इंस्पेक्टर रजत को कहा। जी हाँ, हमारे पास सिवाय कोरे कागज के अलावा और कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कातिल बड़ा ही शातिर है। क्या आप हमें उस जगह पर ले जा सकते हैं जहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई है, डिटेक्टिव बोरिस ने कहा। डिटेक्टिव बोरिस और सब इंस्पेक्टर रजत कत्ल की जगह पर पहुंच चुके थे। डिटेक्टिव बोरिस से 2 कदम की दूरी पर पुलिस ने लाश की जगह पर घेराबंदी कर रखी थी, पर डिटेक्टिव बोरिस का ध्यान तो कहीं और था। डिटेक्टिव बोरिस उस घेरे के अंदर मौजूद आकृति को देख रहे थे, जो लाश के चारों खींची गई थी, जो लाश के आधे शरीर को बयां कर रही थी। डिटेक्टिव बोरिस उस जगह को टटोलने लगते हैं। वहां की गलियां पूरी तरह वीरान पड़ी हुई थी। तभी डिटेक्टिव की नजर एक गली में जाती है जिसकी दीवार पर कुछ चमक रहा था, कुछ शीशे जैसा। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक सीसीटीवी कैमरा है। सब इंस्पेक्टर रजत, आपको इस सीसीटीवी कैमरे के बारे में पता था? डिटेक्टिव ने कहा। नहीं,
इनफैक्ट हमने बहुत कोशिश की थी सीसीटीवी कैमरा ढूंढने की, शायद हमसे ये जगह रह गई हो, सब इंस्पेक्टर रजत ने कहा। अगले दिन डिटेक्टिव बोरिस और सब इंस्पेक्टर रजत सीसीटीवी की वीडियो को बड़े गौर से देख रहे थे। सब इंस्पेक्टर रजत, कत्ल कितने बजे हुआ था? डिटेक्टिव बोरिस ने धीमे स्वर में पूछा। लगभग रात 11:30 बजे, सब इंस्पेक्टर रजत ने सोचकर कहा। डिटेक्टिव बोरिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर को वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने को कहा, जिसमें एक व्यक्ति बड़ी ही तेजी से दौड़ते हुए दिख रहा था, मानो उसे जबरदस्ती भागने पर विवश किया जा रहा हो। पर किसी तरह अपनी गति को रोकने के लिए वो लाइट के पोल को पूरी ताकत से पकड़ता है, पर उसके पैर अभी भी रुके ना थे। वो भागे जा रहे थे, उसके पैर उसके वश में ना थे और कुछ देर बाद उसका शरीर तड़प कर गिर जाता है। पर उस वीडियो में विक्टिम को कौन मारता है वो अब भी गुमनाम था। अब जूतों की दहशत फैल चुकी थी, लोगों की मरने की गिनती बढ़ती जा रही थी। लोगों ने तो डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। कई बार लोगों को अपने घरों के बाहर किसी के जूतों के चलने की आवाज सुनाई और साथ ही फुसफुसाने की भी आवाज सुनाई देती है। मरने वाले लोगों में एक बात जरूर कॉमन होती थी, उनके पैरों में जूते नहीं होते थे, जिसे डिटेक्टिव बोरिस ने नोटिस कर लिया था। डिटेक्टिव बोरिस ने तुरंत ही अपने शागिर्द विलियम को एक काम सौंपा और डिटेक्टिव बोरिस निकल पड़ते हैं इस केस की अंतिम कड़ी ढूंढने। जहां पर डिटेक्टिव बोरिस की मुलाकात होती है उसी शू स्टोर के मालिक से। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? स्टोर के मालिक ने बड़ी ही गहरी आवाज से कहा। जी मुझे जूते चाहिए थे, डिटेक्टिव बोरिस ने कहा। किस तरह के जूते दिखाऊं मैं आपको? स्टोर के मालिक ने डिटेक्टिव बोरिस से पूछा। ऐसे जो पुरानी उम्दा तकनीक से बने हो, जिन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया गया हो और जो कोई एक बार उसे देख ले बस उसका दीवाना हो जाए, डिटेक्टिव बोरिस ने स्टोर के मालिक से कहा। माफ कीजिएगा, हमारे पास तो यही स्टॉक है जूतों का, जो कि आपके सामने है। इनमें से जो आपको पसंद है वो मैं निकाल देता हूँ, स्टोर के मालिक ने बड़े स्वर में डिटेक्टिव बोरिस से कहा। रुकिए, मेरे पास उन जूतों की फोटो है जिस तरह के मुझे जूते चाहिए, डिटेक्टिव बोरिस ने स्टोर के मालिक को उत्साह से कहा। यह है वो तस्वीर, डिटेक्टिव बोरिस ने कहा। स्टोर के मालिक ने जैसे ही वो तस्वीर देखी वो चौंक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये तस्वीर कहाँ से मिली तुम्हें? नहीं, हमारे पास कोई जूते नहीं है, चलिए जाइए, स्टोर बंद करने का समय हो गया है, डरते हुए स्टोर के मालिक ने कहा। डिटेक्टिव बोरिस उसके इस डर को साफ देख सकते थे। तभी बाहर से किसी के जूतों के चलने और फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। स्टोर के मालिक ने जैसे ही सुना उसका शरीर कांपने लगा और काउंटर के पीछे जाकर छुप गया। डिटेक्टिव स्टोर का दरवाजा जैसे ही खोलने जा रहे थे तभी स्टोर के मालिक ने अपनी डरी हुई आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलना वरना वो हम सबको मार डालेगा। हम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, दरवाजा मत खोलना। पर तब तक डिटेक्टिव बोरिस दरवाजा खोल चुके थे। उन जूतों ने अब डिटेक्टिव बोरिस के पैरों को जकड़ लिया था और कुछ ही पलों में डिटेक्टिव बोरिस काफी रफ्तार से भागने लगे थे, इतनी तेजी से कि डिटेक्टिव बोरिस कुछ ही क्षण में थक चुके थे। पर उन्होंने उन जूतों से कुछ ऐसा कहा जिससे वो अपनी ही जगह पर ठहर गए। रुक जाओ राघव, तुमसे तुम्हारे जूते कोई नहीं छीनेगा, तुम ही इन जूतों के असली मालिक हो, डिटेक्टिव बोरिस ने गहरी सांस लेते हुए कहा। और तब प्रकट होता है वो जिसका अंदाजा शायद डिटेक्टिव बोरिस को भी ना था। अब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो चुकी है, तो तुम अब और लोगों को क्यों मार रहे हो, डिटेक्टिव बोरिस ने कहा। नहीं, अभी एक बाकी है। जूतों के असली हकदार ने कहा। स्टोर का मालिक अपने स्टोर को बंद करके पसीने से तरबतर होकर चेहरे पर डर लिए सुनसान सड़क पर भाग रहा था। भाग भाग कर इतना थक चुका था कि उसमें अब और भागने की हिम्मत ना थी। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। सड़क किनारे रखे एक मटके के पानी से उसने अपने गले की प्यास बुझाई, मानो उस समय उसको एक नया जीवन मिल गया हो। थकान से चूर होकर पास में रखी एक बेंच पर जाकर बैठता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था।
तभी उन सन्नाटों में किसी के फुसफुसाने की आवाज उभर कर बाहर आई। चलो 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 चलो। जिनकी आवाज सुनकर स्टोर के मालिक की आंखों की पुतलियां डर से फैल चुकी थी। जब वो अपने पैरों की तरफ देखता है तो वही जूते उसके पैरों में थे और स्टोर के मालिक की एक चीख के साथ उसके पैर उसके शरीर से एक झटके में अलग हो जाते हैं और आधा शरीर बेंच पर रह जाता है, जिससे खून लगातार पानी की तरह रिस रहा था और पैर जमीन पर पड़े हुए छटपटा रहे थे। कुछ ही देर बाद डिटेक्टिव बोरिस अपने शागिर्द विलियम और सब इंस्पेक्टर रजत के साथ कत्ल की जगह पर पहुंचते हैं। स्टोर के मालिक की ऐसी हालत देखकर सब हैरान थे। आखिर उसने अपना बदला ले ही लिया, डिटेक्टिव बोरिस ने धीमे स्वर में कहा। किसने बदला ले लिया और आखिर तुम उन जूतों से कैसे बचे? विलियम ने उलझन में डिटेक्टिव बोरिस से पूछा। इन जूतों के असली मालिक ने, डिटेक्टिव बोरिस ने कहा। और इन जूतों का असली मालिक कौन था और इन सारी मौतों का संबंध उन जूतों के साथ कैसे है? सब इंस्पेक्टर रजत ने डिटेक्टिव बोरिस से पूछा। आज से तकरीबन 50 साल पहले इस शू स्टोर की जगह एक मोची का स्टोर हुआ करता था जो अपने काम और हुनर में काफ़ी निपुण था। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी। दूर दूर से लोग उससे अपने जूते बनवाने आया करते थे। लोग उसकी कारीगरी को देखकर हैरान हो जाते थे। आखिर एक दिन उस बूढ़े की दुकान में एक बिजनेसमैन आया जिसने उस जगह पर एक शू स्टोर खोलने की सोची, जिसके लिए उसे वो जगह चाहिए थी, पर स्टोर का मालिक उसे बेचने को तैयार ना था, जिस वजह से बिजनेसमैन को काफ़ी गुस्सा आया और उसने अपने पैसों के बलबूते पर उस स्टोर के मालिक को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। और टॉर्चर इस हद तक बढ़ चुका था कि अब उसकी बर्दाश्त से बाहर था, जिस वजह से उसने उस रात एक ऐसा फैसला किया जिसकी शायद कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। उस रात स्टोर के मालिक ने ऐसे जूते बनाए जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की हुई। उन जूतों में अपनी चमड़ी का इस्तेमाल किया और उसमें अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत उन जूतों में झोंक दी और रोते रोते उन जूतों के सामने अपनी जान दे दी। अगली सुबह उस स्टोर में स्टोर के मालिक की लाश मिली। उस वक्त फिर स्टोर में बिजनेसमैन दाखिल होता है। क्या बात है, मरकर भी एक नया तोहफा दे गया, बिजनेसमैन ने कहा। अगली रात इन्हीं जूतों ने उस बिजनेसमैन की हत्या कर दी। उसे भी वैसे ही मारा गया जैसे इन सभी की मौत हुई थी, उसके पैरों को उसके शरीर से अलग करके, डिटेक्टिव बोरिस ने कहा। पर आखिर इन जूतों ने इस शू स्टोर के मालिक को अब तक जिंदा क्यों रखा था? उसे आखिर क्यों नहीं मारा था? विलियम ने डिटेक्टिव बोरिस से पूछा। वो इसलिए क्योंकि इस शू स्टोर के मालिक ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था, जिस कारण वो जूते उस स्टोर के मालिक को कुछ ना कर सके। पर इसकी एक शर्त भी थी कि इन्हें सिर्फ इनकी जगह पर ही बाधित किया जा सकता है, और अगर इस बीच उन जूतों को किसी ने पहन लिया तो वो जूते आज़ाद हो जाएंगे। खैर, अब इन जूतों का खेल खत्म हो चुका है। अब ये और लोगों को परेशान नहीं करेंगे, तो एक एक कप चाय हो जाए, विलियम ने कहा। चाय का नाम सुनते डिटेक्टिव बोरिस बोल पड़े। क्यों इंस्पेक्टर रजत, हो जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए।